नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां इंसान ने न केवल सितारों को देखना सीखा है बल्कि यूनिवर्स की सबसे गहरी आवाज़ों को सुनना भी शुरू कर दिया है। फरवरी 2026 की ये रिपोर्ट हमें एक ऐसी खोज के बारे में बता रही है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। आज से ठीक 10 साल पहले 2015 में हमने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे लाउडेस्ट और सबसे क्लियरेस्ट सिग्नल रिकॉर्ड किया है, जिसे GW250114 नाम दिया गया है। ये सिग्नल 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से आया है, जहां दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए। इस टक्कर ने स्पेस टाइम की बनावट में ऐसी लहरें पैदा की जो स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ती हुई हमारे डिटेक्टर्स तक पहुंची। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में जो मैथमेटिक्स लिखा था वो आज 10 साल के डेटा के बाद कैसे 100% एक्यूरेट साबित हुआ है। हम जानेंगे कि कैसे स्टीफन हॉकिंग्स का वो मशहूर सिद्धांत जिसे दुनिया केवल एक कल्पना समझती थी, आज सच साबित हो गया है। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स की पेचीदगियों तक जाएंगे। क्या आप तैयार हैं यूनिवर्स के इस कॉस्मिक म्यूजिक को सुनने के लिए? ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले आइंस्टाइन की सोच को समझना होगा, जिसने न्यूटन के सदियों पुराने नियमों को चुनौती दी थी। सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट यानी दो चीज़ों को खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम के बेंडिंग का परिणाम है। आइंस्टाइन ने कल्पना की कि हमारा यूनिवर्स 4 डायमेंशंस का एक ताना बाना है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के साथ टाइम भी जुड़ा हुआ है। जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इस चादर पर बैठता है तो वो उसमें एक झुकाव पैदा करता है। इसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के जरिए समझा जा सकता है। इसका मूल मंत्र है मैटर स्पेस टाइम को बताता है कि उसे कैसे झुकना है, और झुका हुआ स्पेस टाइम मैटर को बताता है कि उसे कैसे चलना है। आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स की मदद से ये दिखाया कि अगर दो बहुत भारी ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटते हैं तो वो स्पेस टाइम की इस चादर में लहरें पैदा करेंगे। ये लहरें ठीक वैसी ही होती है जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। आइंस्टाइन को खुद शक था। उन्हें लगता था कि लहरें इतनी बारीक होंगी कि शायद इंसान इन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। 1936 में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि शायद ग्रेविटेशनल वेव्स का कोई वजूद ही नहीं है। आज 110 साल बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि आइंस्टाइन का वो असंभव अब एक हकीकत बन चुका है। इतनी छोटी लहरों को पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो दुनिया का सबसे सटीक पैमाना हो। इसी जरूरत ने जन्म दिया LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को। ये केवल एक लेबोरेटरी नहीं है बल्कि इंसानी इंजीनियर का एक करिश्मा है। अमेरिका में मौजूद ये दो विशाल डिटेक्टर्स एक दूसरे से 3002 किलोमीटर की दूरी पर है। लिगो के काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। इसमें दो 4 किलोमीटर लंबी पाइपें होती है जो एल आकार में जुड़ी होती है। एक शक्तिशाली लेजर बीम को बीच में से दो हिस्सों में बांटा जाता है और दोनों भुजाओं में भेजा जाता है। अंत में लगे मिरर्स को लेजर वापस टकराते हैं। अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव नहीं गुजर रही तो ये दोनों किरणें वापस आकर एक दूसरे को नष्ट कर देती है और डिटेक्टर पर कोई रोशनी नहीं दिखती। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो वो एक भुजा को थोड़ा खींचती है और दूसरी को थोड़ा दबाती है। इससे लेजर किरणों के लौटने के समय में फर्क आ जाता है और डिटेक्टर पर रोशनी का एक छोटा सा फ्लैश दिखाई देता है। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये बदलाव इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिकों को एक प्रोटॉन की चौड़ाई से भी 10,000 गुना छोटा बदलाव मापना पड़ता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी देखिए। ये वैसा ही है जैसे आप जमीन से हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक की दूरी मापे और उसमें एक बाल जितना एक्यूरेसी रखे।
लिगो इतना सेंसिटिव है कि अब वो क्वांटम नॉइज़ से टकरा रहा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एम्प्टी स्पेस कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होती। वहाँ नन्हे पार्टिकल्स और एनर्जी हमेशा पैदा और नष्ट होती रहती है, जिसे क्वांटम हेज कहा जाता है। ये नॉइज़ लेज़र की सटीक टाइमिंग में बाधा डालता है। 2023 और 2024 के अपग्रेड के बाद लिगो ने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट स्क्वीजिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इसे आप एक बलून की तरह समझ सकते हैं। अगर आप बलून को एक तरफ से दबाएंगे तो वो दूसरी तरफ से फूल जाएगा। लाइट की अनसर्टेनिटी को एक तरफ से कम कर देते हैं ताकि डेटा में क्लैरिटी। इसी जादुई तकनीक की वजह से फरवरी 2026 की रिपोर्ट में हम इतने साफ सिग्नल्स देख पा रहे हैं। आज हमारे पास केवल लिगो ही नहीं, बल्कि इटली का विर्गो और जापान का कागरा डिटेक्टर भी है। ये सब मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। हनफोर्ड और लिविंगस्टन के डिटेक्टरों में एक ऐसा वाइब्रेशन हुआ जो पिछले 10 सालों के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया था। इसे नाम दिया गया GW250114। ये सिग्नल टू नॉइस रेशो SNR के मामले में 80 तक पहुंच गया, जो 2015 के पहले डिटेक्शन SNR26 से लगभग 3 गुना ज्यादा क्लियर था। यूनिवर्स की गहराइयों में दो ब्लैक होल्स, जिनका वजन हमारे सूरज से 33.6 और 32.2 गुना ज्यादा था, एक दूसरे के चारों ओर मौत का नाच नाच रहे थे। वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अंत में वो लाइट की स्पीड लगभग आधे स्पीड पर टकरा गए। इस टक्कर से एक नया ब्लैक होल बना जिसका वजन 62.7 सोलार मासेस था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टक्कर के दौरान लगभग 3 सोलार मासेस के बराबर का मैटर सीधे एनर्जी में बदल गया और ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में पूरे यूनिवर्स में फैल गया। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उस एक पल के लिए ये टक्कर पूरी यूनिवर्स के सभी तारों की कुल रोशनी से 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। GW250114 की सबसे बड़ी खासियत इसका रिंग डाउन फेज था। जब दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो बनने वाला नया ब्लैक होल शुरू में बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। वो खुद को स्टेबल करने के लिए वाइब्रेट करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक घंटी को मारने पर वो कुछ देर तक गूंजती रहती है। वैज्ञानिकों ने इस गूंज में दो स्पष्ट टोन पकड़े। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार एक शांत ब्लैक होल को केवल दो नंबरों से पहचाना जा सकता है, उसका मास और उसका स्पिन। इसे वैज्ञानिकों की भाषा में नो-हेयर थ्योरम कहते हैं। GW250114 के डेटा ने दिखाया कि ब्लैक होल से निकलने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी और उनके शांत होने का रेट आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स से बिल्कुल मेल खाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ब्लैक होल वास्तव में सिंपल लेकिन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है, जैसे जनरल रिलेटिविटी ने बताया था। दोस्तों, ये खोज केवल आइंस्टाइन तक सीमित नहीं है। इसमें महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। 1971 में हॉकिंग ने एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की थी जिसे हॉकिंग एरिया थ्योरम कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जब भी दो ब्लैक होल टकराते हैं तो बनने वाला अंतिम ब्लैक होल की सतह का सरफेस एरिया शुरुआती दोनों ब्लैक होल के कुल एरिया से कभी कम नहीं हो सकता। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन फिजिक्स के नज़रिए से बहुत मुश्किल थी। टक्कर के दौरान इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि ब्लैक होल को छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन हॉकिंग ने साबित किया ग्रेविटी के नियम उसे बढ़ने पर मजबूर करेंगे। GW250114 के डेटा ने इसे 99.99 सटीकता के साथ प्रमाणित कर दिया है। जहां लिगो छोटे और मध्यम आकार के ब्लैक होल को पकड़ता है, वही वैज्ञानिकों की एक और टीम, जिसे नैनोग्रेव कहा जाता है, ने यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की है। फरवरी 2026 में इन्होंने दो ऐसे विशालकाय ब्लैक होल जोड़ों को ढूंढ निकाला है जिनका नाम प्रसिद्ध फैंटेसी उपन्यास लॉर्ड ऑफ द रिंग के स्थानों पर रखा गया है, गोंडोर और रोहन। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने भारी है कि इनकी टक्कर से निकलने वाली लहरें बहुत धीमी होती है, जिन्हें लिगो नहीं सुन सकता। इन्हें पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने पल्सर टाइमिंग एरे का उपयोग किया। पल्सर मरे हुए तारे होते हैं
जो जो रेडियो सिग्नल भेजते हैं। जब गोंडोर और रोहन जैसे दैत्य स्पेस टाइम को हिलाते हैं, तो इन पल्सर के सिग्नल्स की टाइमिंग में बहुत मामूली बदलाव आता है। ये खोज हमें उस कॉस्मिक हम के बारे में बताती है जो पूरे यूनिवर्स में गूंज रहा है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने GW241011 और GW241110 जैसे सिग्नल पकड़े हैं जो सेकेंड जनरेशन ब्लैक होल की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर एक ब्लैक होल एक तारे के मरने से बनता है जिसकी एक वजन की सीमा मास लिमिट होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल खुद पुराने मर्जर का नतीजा है। ये घने स्टार क्लस्टर्स में रहते हैं जहां ये बार बार एक दूसरे को निकलते रहते हैं। इसे हेरार्किकल मर्जिंग कहा जाता है। लिगो ने हमें दिखाया है कि धरती से हम क्या सुन सकते हैं, लेकिन धरती पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इसलिए अगला बड़ा कदम है अंतरिक्ष में जाना। लीसा लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। लीसा में 3 सैटेलाइट होंगे जो सूरज के चारों ओर जमीन के पीछे पीछे चलेंगे। इनके बीच की दूरी 25 लाख किलोमीटर होगी। जनवरी 2026 में नासा और ईसा ने इसके दूसरे प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। लीसा इतना शक्तिशाली होगा कि वो बिग बैंग के बाद निकलने वाली शुरुआती लहरों को भी सुन पाएगा। धरती पर भी आइंस्टाइन टेलीस्कोप और कॉस्मिक एक्सप्लोरर जैसे नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्टर्स की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, क्या आइंस्टाइन ही सब कुछ जानते थे? अभी तक तो यही लगता है। GW250114 के सिग्नल ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को उसके सबसे कठिन इम्तिहान में पास कर दिया है। लेकिन वैज्ञानिकों को अब भी एक दरार की तलाश है। वो जानते हैं कि आइंस्टाइन की थियरी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच कहीं ना कहीं कोई बड़ी पहेली छिपी है। जिस दिन हमें वो दरार मिलेंगी, हमें क्वांटम ग्रेविटी की समझ मिलेगी। आज हम जो कर रहे हैं वो केवल साइंस नहीं है, ये एक नई सेंस का विकास है। अब हम डार्क यूनिवर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। भविष्य में हम क्या खोजेंगे ये केवल हमारी कल्पना की सीमा पर निर्भर है। तो देखते रहिए। जय हिंद।